नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति। बिहार में आज चौथे दौर का प्रचार थम जाएगा। 7 जिलों की 55 सीटों पर 1 नवंबर को मतदान होना है। आज सभी पार्टियों के नेता ज्यादा से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के चुनावी भाषण को लेकर आज महागठबंधन चुनाव आयोग से शिकायत कर सकता है। लोकतंत्र में इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे बिहार के अलग अलग जिलों की बुनियादी समस्याएं। और आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अमित शाह के बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत करेगा महागठबंधन। सौहार्द बिगाड़ने का लगाया आरोप। वाम दलों ने भी जताई आपत्ति। बिहार चुनाव के चौथे दौर के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। 7 जिलों के 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोटिंग। मतदान की तैयारियों में जुटा प्रशासन। प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां, केंद्रीय मंत्रियों की भी जनसभाएं। नीतीश लालू भी भरेंगे हुंकार। मुजफ्फरपुर में बुनियादी सुविधाओं की कमी बना चुनावी मुद्दा। रोजगार के लिए पलायन को मजबूर नौजवान। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे दौर के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक 7 जिलों की 55 सीटों पर प्रचार थम जाएगा। विधानसभा चुनाव के इस चरण में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की 55 सीटें शामिल हैं। पूर्वी चंपारण की 12, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिम चंपारण की 9, सीवान और सीतामढ़ी के 8-8, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट शामिल है। बिहार चुनाव के इस दौर में 776 उम्मीदवार सियासी तकदीर आजमा रहे हैं, जिनमें 57 महिला प्रत्याशी हैं। चौथे चरण के लिए 1 नवंबर को मतदान होगा। 43 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 8 विधानसभा सीटों पर 7 बजे से 4 बजे तक और 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे दौर के प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में जनसभाएं हैं। गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में चौथे चरण में 1 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं एनडीए के कई और नेता भी और साथ ही केंद्रीय मंत्री भी आज चौथे और 5वें दौर के प्रचार के लिए रण में उतर रहे हैं। 5वें दौर के लिए 5 नवंबर को मतदान होगा। और बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी बचे 2 दौर के लिए महागठबंधन ने प्रचार तेज कर दिया है। चौथे दौर के प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत कई नेता महागठबंधन उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। प्रचार के रण में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की भी आज कई जनसभाएं होंगी। साथ ही चौथे दौर के प्रचार के आखिरी लम्हों में सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और सचिन पायलट आज मधुबनी और बेतिया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वाम दलों और चुनाव में जोर आजमा रहे तीसरे मोर्चे के कई बड़े नेता प्रचार के रण में आज उतरते नजर आएंगे। हमारे साथ पटना से फैजान अहमद जुड़े हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका हम रुख करते हैं। फैजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। अब चौथे दौर का चुनाव होना है, आज प्रचार का आखिरी दिन है और हम देख रहे हैं कि हर चरण के बाद पार्टियों ने कमोबेश अपनी रणनीतियां बदली। क्या इस चरण में भी आपको ये दिखाई दे रहा है? किस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं? देखिए, चौथे दौर के चुनाव का आज प्रचार का आज आखिरी दिन है और अब इसके बाद चौथा और 5वां चुनाव यानी आखिरी चुनाव बचेगा। 5 नवंबर को होगा। ये चौथा चुनाव 1 नवंबर को होगा और 5वां 5 नवंबर को होगा। ये दोनों चुनाव, ये जो दोनों फेस हो रहे हैं, उसके लिए सारी पार्टियों ने और दोनों अलायंसेस जो गठबंधन है, एक महागठबंधन और एक एनडीए, दोनों ने पूरी ताकत होती है और उसके सारे बड़े लीडर आज यहाँ कैंपेन आज भी कर रहे हैं। और क्योंकि कैंपेन के लिए अब बहुत कम समय बचा है, आज तो आखिरी दिन है चौथे के लिए और 3 तारीख तक ही कैंपेन का आखिरी दिन है, जो कि 5वें दौर के लिए है। इसलिए सारे बड़े नेता आज बिहार में आज भी हैं और आगे 2-3 दिन अभी और रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। फैजान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने
गुरुवार को 5वें दौर के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कई रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं उन्होंने महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए लोगों से वोट करने की गुजारिश की। तीसरे दौर के बाद अब चौथे और पांचवें दौर का प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में पांचवें दौर के लिए प्रचार करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की कड़ी आलोचना की। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया। किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी मजदूर से पूछ लीजिए, वो आपको कहेगा कि सबसे अच्छा प्रोग्राम मनरेगा था, सहारा मिलता था हमें। तो जहां भी मोदी जी जाते हैं कुछ ना कुछ बोल देते हैं, मगर उसमें सच्चाई नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने महागठबंधन की जीत का दावा किया और विकास के नाम पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की जनता से गुजारिश की। गाली से कुछ नहीं होने वाला है, महागठबंधन जीतने वाला है, जीतेगा। और जब महागठबंधन जीतेगा तो विकास बिहार में शुरू होगा। जो नीतीश जी ने पिछले सालों में किया उसको हम और भी तेजी से करेंगे। राहुल गांधी ने मधुबनी, किशनगंज और कटिहार में 3 सभाओं में हिस्सा लिया। ये 3 इलाके 5वें दौर में शुमार हैं, जहां 5 नवंबर को चुनाव होना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को काला धन और महंगाई के नाम पर जमकर घेरा। साथ ही साथ उन्होंने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। उन्होंने महागठबंधन के पक्ष में वोट की अपील करते हुए कहा कि इस प्रदेश का विकास केवल नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। अब उनकी अपील का कितना असर जनता पर होता है, इसके लिए हमको 8 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का मानना है कि बिहार में बीजेपी को चुनावी बढ़त हासिल है। रक्सौल में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महागठबंधन पर कई आरोप लगाए और उन्होंने फिर दोहराया कि अगर महागठबंधन की जीत होती है तो बिहार में जंगल राज फिर से आ जाएगा। नीतीश कुमार के बिहारी बनाम बाहरी पर भी उन्होंने पलटवार किया। बिहार का मुख्यमंत्री बिहारी ही बनने वाला है। बिहार का मुख्यमंत्री बिहारी ही बनने वाला है। आप तो खुश हो गए, ये सुनकर नीतीश जी भी खुश हो जाएंगे, चलो मैं मुख्यमंत्री बन गया। मगर नीतीश बाबू, वो बिहारी आप नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का बिहारी बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। 5वें दौर के लिए प्रचार का मोर्चा राहुल गांधी ने संभाला, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौथे दौर के लिए प्रचार करते दिखे। नीतीश कुमार ने गुरुवार को पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर, सीतामढ़ी के परिहर, बजपट्टी, बेलसाड़, मुजफ्फरपुर के कुरहनी और पारू के साथ साथ शिवहर में चुनावी सभाएं की। उन्होंने जहां एक तरफ विकास के नाम पर जनता से वोट की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की तीखी आलोचना की। हमने काम की शुरुआत की, बिहार के विकास की इमारत बहुत बुलंद बनेगी। हमने उस बुलंद इमारत की नींव डाल दी है और बुलंद इमारत का निर्माण शुरू हो गया। अब आपके ऊपर है कि विकास की बुलंद इमारत चाहिए या फिर बीच मझधार में इस निर्माण को आप बाधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सभी पार्टियां एकजुट हैं और उनके भीतर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 17 महीने के शासन में लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, लिहाजा बिहार की जनता बीजेपी को नकार देगी। हम लोगों का और लालू जी का जो अलाइनमेंट है, इसको लेकर लोग इसी तरह के कयास लगाते रहते हैं। ये जो कुछ भी है, हम लोगों का बैकग्राउंड एक है, एक स्कूल ऑफ थॉट के, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप कांटों का ताज पहनने जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। काफी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, और आपने देखा कि जो महागठबंधन है इसमें किसी बात को लेकर कोई विवाद सामने नहीं है। बिहार चुनाव के चौथे और 5वें दौर के लिए बीजेपी के नेता प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंकने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 5वें दौर के लिए सुपौल में चुनावी सभा की। उन्होंने तीसरे दौर में एनडीए की 40 से ज्यादा सीट का दावा किया।
तो महागठबंधन के नेताओं पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ बीजेपी नेता सतपाल महाराज भी मौजूद थे। कल के जो चुनाव हुए 50 सीट पर, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 40 से ज्यादा सीट डाले जा रहे हैं। जहां महिलाएं 7 बजे के बाद घर से निकल नहीं पाती थी, जहां हमारे व्यापारियों का, छोटे छोटे खुदरा दुकानदार का, अपहरण का उद्योग 15 साल में सुशासन में खुला था। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चंपारण के किसानों के मुद्दे। हम हैं आज लुधियाना में, यानी साहिर लुधियानवी का लुधियाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब। उनकी नजर, उनका शहर और उस शहर में हमारा सफर, देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पे। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। चौवन अफ्रीकी देश पहली बार एक मंच पर एक साथ लिखेंगे रिश्तों की नई इबारत। होगी विकास की बात भारत के साथ। देखिए भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2015 23 से 30 अक्टूबर शाम 5 से 6 बजे सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। Get live Rajya Sabha session, news, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television. The poll juggernaut rolls out in Bihar. Modi's NDA takes on Nitish's Grand Alliance. Who will win this most important election battle since 2014? Watch Verdict 2015, Monday through Saturday on Rajya Sabha Television. महागठबंधन आज चुनाव आयोग से अमित शाह की शिकायत करेगा। महागठबंधन ने अमित शाह पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया है। कल रक्सौल में अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाषण दिया था, जिसे लेकर ऐतराज जताया गया है। सीपीआई ने भी अमित शाह के बयान की निंदा की है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आप तो खुश हो गए, ये सुनकर नीतीश जी भी खुश हो जाएंगे, चलो मैं मुख्यमंत्री बन गया, मगर नीतीश बाबू। तो अमित शाह के बयान को लेकर आज महागठबंधन चुनाव आयोग में शिकायत करने वाला है। कल रक्सौल में चुनावी सभा के दौरान अमित शाह ने बयान दिया, जिसे लेकर उन पर महागठबंधन ने निशाना साधा और इस बयान के बाद अमित शाह की निंदा हो रही है। और आज इसी बयान को लेकर महागठबंधन चुनाव आयोग से मिलकर उनकी शिकायत करने वाला है। आरोप लगाया है कि अमित शाह अपने बयानों के जरिए सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना से हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता शिशिर चौबे, उनका रुख करेंगे। शिशिर, महागठबंधन आज चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत करने वाला है, सांप्रदायिकता का आरोप लगाया जा रहा है। हम माने कि एक तरह से इस मसले को लेकर जो एनडीए के खिलाफ पार्टियां हैं वो एकजुट हो गई हैं, आलोचनाओं की बौछार हो रही है और एक बड़ा मुद्दा मिल गया है।
निश्चित तौर पे कल जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रैली के दौरान बोला था कि जो भी अगर बिहार में नीतीश कुमार की जीत होती है या बीजेपी की हार होती है तो इसका नतीजा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में देखने को मिलेगा और पाकिस्तान में पटाखे जलाए जाएंगे। अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से। उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जो बयान था उनका वो कहीं ना कहीं जो चुनाव के दौरान जो पार्टी के लिए समर्थन जुटाने में बोला जाता है वो एक महज इस तरीके से लिया जाए। और रहा सवाल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके की गलती की जा रही है वो अभी तक ठीक नहीं है देश हित में। और पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है और हम चाहते हैं कि उसके साथ रिश्ते हमारे अच्छे बने, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं। और उन्होंने जब हमारी बात हुई कि जात पात धर्म की मजहब की या वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है तो उस पर राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे कहा कि ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जात पात और मजहब के लिहाज से वोटिंग नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अमित शाह का जो बयान है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत जरूर देता है कि वो एक संप्रदाय या जातिवाद की बात जो हो रही थी वो उस पर जो पार्टी की प्रतिक्रिया वो यही है कि वो दोनों को अलग अलग करके देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस चुनाव को उस रंग में रंग देना चाहते हैं। और ये दोनों तरफ से इस तरह की कोशिशें हमें आखिरी दौर तक होती दिखाई दे रही है क्या? अपनी अपनी रणनीति के तहत जो प्रचार हो रहा है उसके हिसाब से देखें और आज भी प्रचार हो रहा है, चौथे दौर का आखिरी दिन है, क्या माने कि यही कोशिश की जा रही है? जैसी बात आप कह रहे हैं गोलबंदी करने की कोशिश, यही दिख रहा चौथे दौर तक भी? देखिए निश्चित तौर पे जो रणनीति थी वो बदली गई। शुरू में बात जो अगर अमित शाह जी के भाषण को देखें तो कुछ बातें उन्होंने कही, उसके लालू यादव ने भी ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से चुनाव आयोग में एफआईआर दर्ज हुआ लालू यादव के ऊपर भी। लेकिन जो आज आखिरी दिन है चौथे चरण के चुनाव प्रचार का, 5 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 5 तारीख को आखिरी चुनाव है जहां की जो इलाके हैं सीमांचल के वो मुस्लिम बाहुल्य माने जाते हैं या फिर वहां पे बीजेपी का जनाधार भी कम माना जाता है। लेकिन आखिरी दौर में भी एक कोशिश जरूर है कि इस चुनाव को कोई नया रंग दिया जाए और ये बीजेपी के रणनीति में तब्दीली के तौर पे भी देखा जा सकता है। क्योंकि पढ़ाई कमाई दवाई की बात करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आप बात पाकिस्तान में पटाखे छूटने की कर रहे हैं और उस पर आपत्ति की जा रही है। और हालांकि एक बात ऐश्वर्या यहाँ मैं और बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने भी एक खुले लहजे में छोटी बहुत हिदायत जरूर दी थी कि मैं भी 17 साल रहा हूं आपके साथ और मुझे भी काफी जानकारी है कि आप किस तरीके से क्या क्या करते थे, क्या क्या टोटके थे और कैसे आप बात करते थे। लेकिन मैं उस गरिमा को नहीं तोड़ना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर कहें तो ये आखिरी पड़ाव तक चुनाव जब तक संपन्न नहीं हो जाता है तब तक इस तरीके की कोशिश जारी रहेगी। कुछ और एफआईआर भी हो सकते हैं, चुनाव आयोग में शिकायतें भी हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी लड़ाई जो है वो कसमकस बनी हुई है। हालांकि दोनों दल दावा कर रहे हैं कि वो लीड ले चुके हैं, मार्जिन उनके साथ है, पूर्ण बहुमत से सरकार तो शिकायत करने का भी मौका अपनी तरफ से महागठबंधन नहीं छोड़ेगा और इस बयान को लेकर अब महागठबंधन चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे 11 विधानसभा सीटों वाले बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले मुजफ्फरपुर जिले की। यहाँ चौथे दौर में 1 नवंबर को चुनाव होना है। गठबंधनों में हुए बड़े बदलाव की वजह से यहाँ के राजनीतिक समीकरण तो बदले हैं, लेकिन हालात वही पुराने ही हैं। बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी यहाँ के जरूरी मुद्दे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को उत्तर बिहार की राजधानी भी कहा जाता है। 11 विधानसभा सीट वाला ये जिला हर पार्टी के लिए अहम है। जिले की मीनापुर, कांटी, साहिबगंज, मुजफ्फरपुर, बरूराज, कुढ़नी, पारू, बोझा, सकरा, गायघाट और उराई विधानसभा सीटों के लिए करीब 30 लाख मतदाता 1 नवंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बीजेपी इस जिले में सबसे ज्यादा 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। मुजफ्फरपुर जिले में के 11 सीट हम लोग जीतने वाले हैं, जीतेंगे, सरकार बनेगी, तभी ये स्मार्ट सिटी का सपना साकार होगा, किसानों की जो समस्या है वो भी दूर होगा। जिले में 2010 के चुनाव में जेडीयू को 6, बीजेपी को 4 और आरजेडी को 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार नए गठबंधन की वजह से जिले का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया है। इस बार बीजेपी कुल 9 सीटों पर तो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और रामविलास पासवान की एलजेपी 1-1 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। उधर महागठबंधन में आरजेडी 8, जेडीयू 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है।
यहाँ लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं की बदहाली से त्रस्त हैं। बिजली, सड़क और पानी के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास का इंतजार जारी है। 1/4 ही खेती के लायक जमीन रह गई है। किसी भी राजनीतिक दल के चाहे जो भी लोग कहें, ये चिंता नहीं है कि यहाँ सिंचाई कैसे हो। जितने नलकूप हैं वो ख़त्म हैं, तो इसका परिणाम यह है कि उनकी आमदनी बंद हो गई। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट शहर की सूची में भी शामिल किया जा चुका है, लेकिन इस बार यहाँ के मतदाता अपने नेताओं को चुनने में कितनी स्मार्टनेस दिखाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मुजफ्फरपुर से रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। महज 18 साल की उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले खुदीराम बोस का अंतिम संस्कार बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था, लेकिन आज उनका समाधि स्थल कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। हद तो तब हो गई जब स्थानीय प्रशासन ने यहाँ एक शौचालय का निर्माण करा दिया। स्थानीय लोग इससे बेहद खफा हैं और यहाँ शहीद स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं। देश के लिए कुर्बान होने के बाद शहीद खुदीराम बोस का अंतिम संस्कार मुजफ्फरपुर के इसी बर्निंग घाट पर किया गया था, लेकिन आज यहां आकर ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि इस जगह का कोई ऐतिहासिक महत्व रहा होगा। ये कचरे का ढेर जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, असल में ये लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक प्रेरणा स्थली है। ये चितास्थली है उस महान शहीद की जिसने केवल 17.5 साल के जीवन में अंग्रेजों की चूलें हिला दी और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जी हाँ, खुदीराम बोस की यह चितास्थली है जिसकी हाल आप देख रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन ने हद तब कर दी जब 20 साल पहले एक शौचालय का निर्माण करवाया, लेकिन यहाँ के युवाओं को यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने कुछ दिन पहले उस शौचालय को तोड़वा दिया ताकि उस महान शहीद को एक बार फिर से सम्मान की जगह मिल सके। यहाँ न तो खुदीराम बोस की समाधि का कोई निशान बचा है और न ही शहीद की याद में हर बरस कोई मेला लगता है। यहाँ दूर दूर तक गंदगी का अंबार है। प्रशासन के पास जहाँ भी जाना हुआ गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। नगर निगम का सबसे ज़्यादा दोष है इसमें, क्योंकि ये नगर निगम की ज़मीन है और नगर निगम अभी तक यहाँ के वर्तमान सांसद जो हैं उन्होंने 25 लाख रुपये का राशि यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए दिया था हम लोगों को कि यहाँ सौंदर्यीकरण करो हो, लेकिन ये नगर निगम का ज़मीन है, इसलिए NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर निगम से चाहिए था, जो नगर निगम अभी तक 2 साल में नहीं दे रही है। प्रशासनिक और सरकारी अनदेखी की इंतहा ये रही कि इस पावन भूमि पर एक शौचालय बनवा दिया गया। हालांकि शहीद के इस अपमान को यहाँ के युवा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने शौचालय को ढहा दिया। युवाओं ने अब इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। उनकी माने तो वोट उसी को जाएगा जो शहादत स्थली का सौंदर्यीकरण करवाएगा। जो सम्मान की रक्षा करने की बात करेगा उसी को हम लोग इस बार जिताएंगे, उसी को वोट देंगे, यहाँ के मोहल्ला वासी भी। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को एक अंग्रेज जज पर बम फेंकने के इल्जाम में फांसी की सजा दी गई थी। मुजफ्फरपुर की ये वही जेल है जिसमें खुदीराम बोस ट्रायल के दौरान 3 महीने बंद रहे। यहाँ की बदहाली स्थानीय लोगों के आक्रोश की बड़ी वजह है। 1/4 ही खेती के लायक जमीन रह गई है। किसी भी राजनीतिक दल के चाहे जो भी लोग कहें, ये चिंता नहीं है कि यहाँ सिंचाई कैसे हो। मौजूदा चुनाव में नेता कई मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने में मशगूल हैं, लेकिन लाखों युवाओं की प्रेरणा रहे इस अमर शहीद की समाधि स्थल की दुर्दशा पर किसी भी दल का ध्यान नहीं गया। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने में चंपारण का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सबसे पहले किसानों को अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म से बचाने के लिए 1917 में आंदोलन सबसे पहले शुरू किया था, लेकिन आज भी चंपारण विकास की दौड़ में काफी पीछे दिखता है। ये है चंपारण। बापू ने चंपारण में ही नील्हा अंग्रेजों की तरफ से भारतीय किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1917 में अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ बापू के आंदोलन की शुरुआत चंपारण से ही हुई थी। बापू ने चंपारण में काफ़ी दिन गुजारे थे और उन्होंने यहाँ शिक्षा से लेकर छुआछूत, सामाजिक भेदभाव मिटाने समेत अपने तमाम प्रयोग किए। बापू ने किसानों को लंबे संघर्ष के बाद
अंग्रेजों के जुल्म से मुक्ति दिलाई थी। आज स्थिति ये है कि जो किसानों के लिए उन्होंने सुविधाएं उपलब्ध किया, तो उसमें आज देखिए हम लोग यहाँ गन्ने की खेती बड़े अच्छे ढंग से होती थी। यहाँ पर 7-8 शुगर फैक्ट्री थे, बंद हो, हमारे जिले के सारे शुगर फैक्ट्री बंद हो गए। एक सुगौली किसी तरह से चलता है। बापू के प्रयोगों की पहली प्रयोगशाला बना चंपारण आज़ादी के लगभग 7 दशक बीतने के बाद भी विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे दिखता है। जिस किसान के लिए गांधी ने संघर्ष किया था, उसकी स्थिति आज़ादी के लंबे समय के बाद भौतिक सुख सुविधाओं से महरूम होना हमें कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि हमने बापू के सपनों को उनकी तस्वीरों के साथ ही कैद कर दिया है। आज यहाँ किसान की हालत बेहद ख़राब है। आपको लगा किसान परेशान है, किसान परेशान नहीं है, वो बदहाल है, वो तंगी के हालात में पहुंच गया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इस इलाके में किसान की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो पाया है। एक वक्त में इस इलाके को धान का कटोरा कहा जाता था, लेकिन आज यहाँ का धान किसान खेती छोड़ने को मजबूर है। दूर भाग रहे हैं, धीरे धीरे बाहर जाके अपना कमाना, खेती छोड़ रहे हैं। बहुत सा खेत परित भी रह जाता है। हम भी तो छोड़ने वाले हैं, समझिए कि अबर भर है, बाकी छोड़ ही देंगे। कि हम लोग के बच्चों के धान में कोई वृद्धि नहीं है, न पानी है, न खाद है, सब चीज़ महंगे है। अब क्या करें, हम लोग मजबूर हो रहे हैं। इसलिए नहीं धान फूट रहा है पानी के कारण, अब हम लोग की हिम्मत हार रहा है। जिस समय गांधी जी ने यहाँ पर आकर किसान की मदद की थी, उस वक्त भारत एक गुलाम मुल्क था। लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होना चिंता की बात है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई सरकार उनके मुद्दों को गंभीरता से सुलझाएगी। आज आज़ादी के 70 साल बाद भी किसानों की स्थिति कमोबेश वही है, बल्कि पहले से भी बदतर है। क्योंकि उस वक्त किसान शायद कर्ज की वजह से आत्महत्या नहीं करते थे, लेकिन आज किसान कर्ज के बोझ के तले डूबकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। सत्याग्रह की भूमि चंपारण से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।